हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत का जो अगला लेक्चर होगा, क्या होगा? अगला लेक्चर हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत में कितने वंश होता है, हम क्या बताए थे आपको? 5 वंश होता है। तो 5 वंश में आपको हम दास वंश के बारे में बता दिए हैं। ओके, उसके बाद आपको खिलजी वंश के बारे में बता दिए हैं। खिलजी वंश के बारे में बता दिए हैं। और आज हम आपको तुगलक वंश के बारे में बताएंगे। ओके, तुगलक वंश के बारे में बताएंगे। तो दास वंश का जो शासनकाल था 1206 से 1290 बताए थे। खिलजी वंश का कब? खिलजी वंश का बताए थे 1290 से 1320 ईस्वी। और तुगलक वंश का शासनकाल आज हम देखेंगे 1320 ईस्वी से 1400 कब 12 ईस्वी। कब कब देख लीजिए, 1320 से 1412 ईस्वी तक देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे। और क्या करना है आपको इस मध्यकालीन भारत को पढ़ने के लिए? क्या है, जब हिस्ट्री को आप पढ़ते हैं उसको क्या करते हैं, रटते नहीं है, आपको सीरीज बाय सीरीज पढ़ना होता है। तो क्या है कि स्टडी विथ क्रेजी गुरु का जो इस चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बन गया है। किसका प्लेलिस्ट बना है? मध्यकालीन भारत का प्लेलिस्ट बन गया है। उसमें आप वीडियो अपलोड हो चुका है किसका? भारत पर अरबों का आक्रमण, फिर गजनबी के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में, फिर दास वंश का स्थापना हुआ उसके बारे में, और खिलजी वंश के बारे में हुआ। और आज हम लेक्चर का शुरुआत करेंगे किस पे? तुगलक वंश के बारे में बताएंगे। देखिए, तुगलक वंश जो है एग्जाम के लिए बहुत ही फेवरेट है। मतलब यदि आप मध्यकालीन भारत इतिहास जो भी यदि आप हिस्ट्री कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपका हिस्ट्री है तो क्या है, ये वहीं से आएगा, यहीं से आएगा। तो आप मतलब स्टूडेंट सब कमेंट कर दे, सर ये क्या चीज़ का पेपर है, क्या चीज़ के लिए पढ़ाते हैं। देखिए, आप बीपीएससी दे लीजिए। ओके, देखिए बीपीएससी यदि 68वीं आने वाली है, 68वीं का भी फॉर्म भरा रही है, तो क्या है कि देखिए बीपीएससी 68वीं में यदि कोई भी स्टूडेंट का हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद करेंट अफेयर और साइंस आपको मजबूत करना ही पड़ेगा। और उसके बाद क्या है कि आपको हिस्ट्री में बिहार, पूरा इंडियन के साथ साथ बिहार हिस्ट्री भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, वहाँ का मिट्टी होगा, उसके बाद उसका हिस्ट्री हो गया बिहार का। ओके, तो क्या है कि ये सब आपको बिहार में उद्योग धंधा हो गया तो ये सब होता है। ओके, तो ये बीपीएससी के लिए भी है, यूपीएससी के लिए भी है। ओके, उसके बाद एसएससी के लिए है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो डीआरडीओ के लिए है। ओके, डीआरडीओ में कौन कौन? क्लर्क हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, उसके बाद ड्राइवर हो गया, जो भी हो पोस्ट। क्या है कि यदि हिस्ट्री है तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। इतना आप समझ गए? तो इतना समझ गए, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, इससे पहले हम आपको बता दें दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला था। देखिए, 1206 ईस्वी जब दास वंश का स्थापना, मतलब गुलाम वंश का स्थापना किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब तक चला? 1526 ईस्वी तक। मतलब दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट शासक था लोधी वंश का, कौन था? इब्राहिम लोधी। जब उसको पानीपत की युद्ध में बाबर हरा देता है तो क्या करता है? मुगल वंश का स्थापना कर देता है 1526। तो दिल्ली सल्तनत यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल, तो 1206 से 1526 ईस्वी। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या करना है, आपको याद रखना है ये सब। ओके, उसके बाद देखिए, दिल्ली सल्तनत जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता दिए। अलाउद्दीन खिलजी जो है, जो दक्षिण भारत पर भी अभियान चलाया था। लेकिन क्या हुआ कि जो वहाँ से वो ज़्यादा दूर, मतलब साम्राज्य को स्थापित कर नहीं पाया वहाँ तक। क्या है कि जो उससे युद्ध लड़ा, यदि उस और उसके बाद क्या हुआ, उससे धन ले लिया, हाथी ले लिया, ये सब लेके वो वापस आ जाता है। ओके, तो वो स्थापित नहीं करता है। लेकिन आपको हम आज बताएंगे, जब आज देखिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, आप पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको। एमबीटी के बारे में जानते हैं ना, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल था उसमें क्या होता है कि मतलब जो दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य होता है उसका विस्तार बहुत ज़्यादा होता है। ओके, चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अभी पढ़ेंगे तो आपको हम पूरा बारे में बता देंगे। और फिरोज शाह के तुगलक के शासनकाल में जो दिल्ली सल्तनत है वो थोड़ा सिकुड़ जाती है। मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक जितना
जैसे में दक्षिण में साम्राज्य को विस्तार मतलब क्या किया, विस्तार किया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक है जो फिर वो अभियान चलाया नहीं। तो दक्षिण भारत में जो आपको बताएंगे अभी हम विजय मतलब अगला लेक्चर में बताएंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य पर जब चैप्टर लाएंगे ना आपको, तो उसमें बताएंगे जो किस तरह शक्तिशाली राज्य बन गया। इतना समझ गए आप? चलिए, उसके बाद थोड़ा सा आप पृष्ठभूमि थोड़ा तैयार कर लीजिए तब, क्योंकि जब हम आपको बताएंगे जाजनगर, उसके बाद जो दिल्ली का दोआब क्षेत्र हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, ये सब बताएंगे तो क्या कीजिए, थोड़ा सा आपको थोड़ा क्या करना है, आपको थोड़ा मैप देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर रहेगा। कोई चीज़ आप पढ़िए तो थोड़ा मैप जरूरी है, मैप नहीं देखिएगा तो फिर आपको याद नहीं आएगा। ओके, जैसे में करेंट अफेयर ही पढ़ते हैं, तो करेंट अफेयर में क्या है कि जो कोई भी स्टेट का यदि करेंट अफेयर आता है, जैसे में राजस्थान का आ जाता है, तो कोई भी योजना कहाँ शुरू किया गया तो राजस्थान में, तो आपको क्या है कि जो इंडिया का मैप आपको दिमाग में रहना चाहिए, और आपको ये भी देखना चाहिए कि राजस्थान कहाँ है। ओके, देखिए यहाँ गुजरात है, गुजरात के ऊपर ही राजस्थान है। ओके, याद रखिए ये बात। तो आप समझ गए। तो थोड़ा देख लीजिए, जो दिल्ली सल्तनत में जब मोहम्मद बिन तुगलक, किसका, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो चरम सीमा पर था ना, मतलब साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा किया था, तो कहाँ कहाँ था देख लीजिए। आपको मुल्तान यहाँ है, यहाँ सिंधु नदी बहती है, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। ओके, उसके बाद देखिए देवगिर, देवगिर हम बताएंगे जब वो राजधानी परिवर्तित किया था मोहम्मद बिन तुगलक, जब दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थापित किया था, देवगिर में किया था। तो देवगिर को अभी वर्तमान में दौलताबाद कहा जाता है, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए जाजनगर ये है। ओके, इतना तो समझ गए। उसके बाद देखिए वारंगल ये है, इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, इतना आप तो जानते हैं। उसके बाद देखिए आपको बिहार यहाँ हो गया, बंगाल यहाँ हो गया, लखनऊती हो गया, अवध हो गया, बदायूं हो गया, इतना समझ गए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में इतना आपको बता दिए। आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। ओके, देखिए फ्रेंड्स, तुगलक वंश के बारे में आज हम आपको बताएंगे। क्या है कि जितना भी आपका डाउट होगा वो आज क्लियर कर दूंगा, एक ही क्लास में पूरा तुगलक वंश। वीडियो लंबा जाएगा। क्या है कि लोग कहता है कि नहीं सर आप थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा छोटा छोटा पार्ट वाइज लाइए। देखिए पार्ट वाइज लाएंगे तो क्या होता है कि पढ़ने का जो फीलिंग होना चाहिए वो समाप्त हो जाता है, आप मतलब सही से पढ़ नहीं पाइएगा। ओके, आप क्या है कि पहले बताएंगे आपको गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, यह 3 शासक के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो लास्ट में अंतिम शासक होता है नसरुद्दीन जो मोहम्मद तुगलक है, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद तो तुगलक वंश का क्या हो जाता है, वो पतन हो जाता है। तो आपको गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्वेश्चन जो मध्यकालीन भारत में खूब भर भर के पूछता है। ओके, तो आपको क्या करना है, उसको सही से तैयारी करना है। तो चलिए आते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा क्या है कि सेशन को शेयर कीजिए और चैनल को क्या करना है, लाइक कीजिए, मतलब जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, तो इतना समझ गए। चलिए, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप ये बताइएगा सर ठीक है ये तो हम भी जानते हैं तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया, फिर फिरोज शाह तुगलक आया। ओके, लेकिन आप हमको बताइए कि जो गयासुद्दीन तुगलक था वो कौन था। वो दिल्ली सल्तनत में मतलब खिलजी वंश उतना शक्तिशाली था, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो फिर उसको जब उसका पतन करके मतलब उस पर विजय स्थापित करके वो तुगलक वंश का स्थापना कैसे किया। तो देखिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री समझने का चीज़ है। तो क्या होता है कि जो पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे तो देखिए कैसे आप समझ जाइएगा, अभी देख लीजिए। देखिए आपको खिलजी वंश में आपको बताया था ना, खिलजी वंश में जो लास्ट शासक था उसका नाम था नसीरुद्दीन खुसरो खा, नसीरुद्दीन खुसरो खा शासक था। तो और गयासुद्दीन तुगलक तो जो था उत्तर पश्चिमी भारत, जो पंजाब क्षेत्र इधर मुल्तान क्षेत्र आपको बताया ना, उधर का वो क्या था, सरदार था। उधर मंगोल से युद्ध लड़ता था, कितना बार मंगोल से जीत भी चुका था। मतलब इतना तो आप समझ गए, इतना बात हम आपको बता दिए थे। ओके, उसके बाद देखिए, देखिए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक चीज़ बता दें, तो मंगोल को 29 जो मंगोल का आक्रमण हुआ था गयासुद्दीन तुगलक में, मतलब दिल्ली सल्तनत में यदि पूछे ना सबसे ज़्यादा मंगोल का आक्रमण तो गयासुद्दीन तुगलक ही था। उसमें क्या है, मंगोलों को उसने पराजित किया और
भारत से बाहर रखा। मंगोलों के बारे में इतना जानते हैं, क्योंकि मंगोल का काम क्या था, मतलब एकदम तबाही मचा देना, जितना मार काट करना है उतना मार काट कर दो, जितना धन लूटना है उतना धन लूट लो। देखिए तैमूरलंग के बारे, आपको चंगेज खान के बारे में पिछला बार बता दिए थे, उसी का वंशज होने का दावा करता था तैमूरलंग। तो तैमूरलंग के बारे में आपको बताएंगे, 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो किस तरह वो लूटा भारत को, आपको हम बताएंगे। ओके, तो देखिए खुसरो खां के शासनकाल में क्या होता है, खुसरो खां और गयासुद्दीन तुगलक का युद्ध होता है। तो उसमें क्या होता है, खुसरो खां हार जाता है और खुसरो खां का दरबार में ही मतलब सर को कलम कर दिया जाता है, सिर काट दिया जाता है और उसको नगर में जो उसको सिर का है उसको सिर को फेंकवा दिया जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का स्थापना कर देता है। इतना समझ गए। और इसका कार्यकाल 1320 से 1412 ईस्वी है। ओके, 1412 है, लेकिन क्या कि 1398 में दिल्ली सल्तनत पर जब तैमूरलंग का आक्रमण होता है तो दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, मतलब उस समय पूरा पतन हो जाता है, तितर बितर हो जाता है। लेकिन जो लास्ट का शासक आपको बताएंगे वो 1412 ईस्वी में मरा था। तो खिर्ज खां जो है वो सैयद वंश का स्थापना किया था, कब, 1412 में। ओके, इतना समझ गए। तो चलिए तुगलक वंश के बारे में आप जानिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए जो नस वो नसरुद्दीन खुसरो खां को पराजित किया, इतना तो आपको बता दिए। देखिए 1320 ईस्वी में गाजी मलिक के नाम से गद्दी पर बैठा और तुगलक वंश की स्थापना किया। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 ईस्वी में नसरुद्दीन खुसरो खां को पराजित किया, उसको मार दिया। और 1320 ईस्वी में गाजी मलिक, याद कर लीजिएगा। देखिए गाजी के मलिक के नाम से कौन जाना जाता है मध्यकालीन भारत में, आपसे देखिए आप ये मत समझिएगा कि जो क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन सेट करने वाला क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछ देगा कि मतलब आपको एग्जाम हॉल में भी हंसी आ जाएगा, चल यार ये क्या क्वेश्चन पूछ देता है। तो क्या करना है आपको, देखिए जो बताते हैं याद रखिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे जो गाजी गाजी मलिक के जो नाम से गद्दी पर बैठा वो कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, तो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। 1320 ईस्वी में गाजी मलिक के नाम से गद्दी पर बैठा और तुगलक वंश की स्थापना की। इतना समझ गए फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सुल्तान बनने से पहले वह मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमांत का क्या था, गवर्नर था। तो इतना समझ गए। नसीरुद्दीन खुसरो खां से पहले कौन आया था, मुबारक शाह खिलजी था। ओके, कौन था मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी था जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। तो उसके शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमांत का गवर्नर था। इतना आप समझ गए ना। वहीं पे वो मंगोल से युद्ध लाता था और भारत में आने से पहले, मतलब भारत में आने से उसको रोकता था। तो इससे क्या होता है कि जब मंगोल को पराजित कर देता है तो क्या होता है कि मतलब जो अमीर सरदार होते हैं, कुलीन वर्ग होते हैं, मुसलमान थे, उसको विश्वास हो गया था कि जो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो मजबूत शासक है। और आपको तो बता दें ही, देखिए गुलाम वंश में आपको बलबन के बारे में आप जानते हैं। ओके, बलबन हो गया, फिर देखिए वो जलालुद्दीन खिलजी हो गया। तो वो क्या था, वो गुलाम था, वो मतलब क्या था, पहले राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा था ना, मतलब उसका उत्तराधिकारी ही राजा बनेगा। लेकिन क्या था कि उसमें जिसके पास काबिलियत थे, उसके बाद जिसको जो अमीर कुलीन वर्गों से जो सरदार था उससे जिसको और सेना से जिसको मान्यता प्राप्त हो जाता था, मान्यता प्राप्त मतलब क्या, उसका साथ दे देता था, वो शासक बन जाता था। दिल्ली सल्तनत में ये बात आपको हम पहले ही बता दिए हैं। तो क्या है कि तो उस समय मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमांत का गवर्नर था। इतना समझ गए। चलिए उसने 29 बार मंगोलों से संघर्ष किया और और भारत से बाहर रखा। ओके, और जीतने की खुशी में जिस तरह जब प्राचीन भारत बताएंगे ना तो उसमें क्या क्या था, विक्रमादित्य की उपाधि बहुत लोग धारण करते थे, क्योंकि विक्रमादित्य मतलब क्या, मैं बहुत शक्तिशाली राजा हूँ, ये था। तो देखिए जो गयासुद्दीन तुगलक था मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। ओके, इतना समझ गए। गाजी मलिक के नाम से तो गद्दी पर बैठा था, इसीलिए मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी जब मतलब किसको, मंगोल को हरा दिया था, तो गयासुद्दीन तुगलक। चलिए इतना समझ गए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। उसके बाद देखिए जो उस गयासुद्दीन तुगलक जो था उपज का 1/10 हिस्सा लेता था। जो लगान लेता था उपज का कितना लेता था, 1/10 हिस्सा लेता था। तो क्वेश्चन आपसे पूछते जाएगा तो आपको याद रखना है, ये सब कर के बारे में बहुत पूछ देता है क्वेश्चन में। तो 1/10 हिस्सा जो है उपज का लेता था जो गयासुद्दीन तुगलक था। ओके, उसके बाद देखिए
दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान था। मतलब दास गुलाम वंश खत्म हो गया, उसके बाद खिलजी वंश हो गया, उसके बाद तुगलक वंश आया। लेकिन दास वंश या गुलाम वंश बोलिए या ममलूक वंश बोलिए और खिलजी वंश, उसमें जितना भी शासक बना वो सिंचाई जो व्यवस्था था उस पर जो ध्यान नहीं देते थे। ओके, ध्यान नहीं देता था। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, जो नहरों का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? नहरों का निर्माण कराया। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप क्या करना है, नोट कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने नहरों का निर्माण करवाया? तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ओके फ्रेंड्स, तो इतना समझ गए। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए। और इस पे क्या है, DRDO की तरफ से जो वैकेंसी निकला है, तो GK GS, ओके, एक बार आपको बता देते हैं। GK GS, रीजनिंग और इंग्लिश का क्या है, जो क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो वो वीडियो भी आप देखिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए। वह उदारता की नीति अपनाई और शासन किया। वो जो है अलाउद्दीन की तरह, मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कठोर नीति लाया गया था बाजार नियंत्रण पर, मतलब नियंत्रण करने के लिए, किस तरह मतलब बेईमानी करने वाले के मांस काट लिया जाता था, तो वो सबको बंद करवा दिया। ओके, और वह उदारता की नीति अपनाए। वो ज़्यादा हिंदू पर जुल्म भी नहीं किया। ओके, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो हिंदू पर विद्रोह किया था कि वो ज़्यादा उठे नहीं और क्या करें, हम पे आक्रमण नहीं करें। तो लेकिन वो जो था गयासुद्दीन तुगलक जो था, वो उदारता की नीति अपनाया और क्या किया, शासन किया। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, जो गयासुद्दीन तुगलक था, जो अलाउद्दीन की जो सैन्य व्यवस्था था उसको लागू रखा। क्या करा, जो सैन्य व्यवस्था, जो हुलिया लिखना है ना, घोड़ा दागना और हुलिया लिखना, तो वो शुरू रहता है अलाउद्दीन खिलजी का। और जब आपको मुगल पढ़ाएंगे अकबर, तो वो भी रखा था हुलिया लिखना, घोड़ा दागना और हुलिया लिखने की जो प्रथा था वो स्टार्ट रखा था। तो जब हम मुगल पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे। क्या कि आपको बता देते हैं तो थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा डाउट क्लियर रहेगा, याद रखिए। तो अलाउद्दीन का जो सैन्य व्यवस्था था उसको लागू रखा, और जो भूमि अमीरों से, ब्राह्मणों से जो छीन लिया गया था उसको क्या किया, वो अमीरों को पुनः लौटा दिया। ओके, जो अमीरों से भूमि मतलब जो छीन लिया गया था उसको क्या किया, लौटा दिया। तो इतना समझ गए इसके बारे में। उसके बाद देखें, सन 1321 ईस्वी की बात है। तो सन 1321 ईस्वी में वरंगल पर आक्रमण किया। जहाँ का राजा कौन था? प्रताप रुद्रदेव था। वारंगल पर आक्रमण किया। क्या है वारंगल, हम आपको मैप में बता दिए हैं। अब दिल्ली सल्तनत में मैप एक बार देख लीजिए वारंगल का है। तो वारंगल पर आक्रमण किया, जहाँ का राजा प्रताप रुद्र देव था। उसे क्या किया? पराजित किया। उसे पराजित किया। और फिर उसके बाद देखिए 1321 ईस्वी में, 1321 ईस्वी में पराजित किया। और जो 1323 ईस्वी में जूना खां को अभियान पर भेजा। कहाँ पे? वरंगल, वरंगल का अभियान पर जीता। तो जब 1321 ईस्वी में देखिए, 1321 ईस्वी में वरंगल पर आक्रमण किया, तो राजा प्रताप जो रुद्रदेव थे उसको पराजित किया। लेकिन क्या है, वारंगल को दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया। उसके बाद फिर देखिए 1323 ईस्वी में जूना खां को भेजा। जूना खां को हम आपको बताएंगे, जूना खां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था जूना खां, याद रखिएगा। तो जूना खां को अभियान पर भेजा, और जो जूना खां था वो वारंगल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। इतना समझ गए। और एक घटना और बता दें, देखिए 1323 ईस्वी में ही उसके एक और पुत्र थे। जो एक और पुत्र था, उसको जो गयासुद्दीन तुगलक था उसको मतलब राजा घोषित करना चाहता था। ओके, तो इतना समझ गए इसके बारे में। चलिए आप आपको और बताते हैं हम। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एक आप निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप जानते होंगे। देखिए जब हम आपको सूफी संत बताएंगे ना, तो उसमें आपको हम जितना भी भारत में सूफी संत संप्रदाय है, उनका कौन कौन से संत है, सब हम आपको बताएंगे, तो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो निजामुद्दीन औलिया है, निजामुद्दीन औलिया को दरबार में आमंत्रित करता है। कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है, गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया को दरबार में आमंत्रित करता है। लेकिन औलिया जो है, निजामुद्दीन औलिया, वो आने से साफ इनकार कर देता है। ओके, वो नहीं आते हैं दरबार में। तो इससे क्या होता है कि सुल्तान जो होता है, सुल्तान कौन? सुल्तान है गयासुद्दीन तुगलक।
तो उसको गुस्सा आ जाता है। ओके, तो उसको गुस्सा आ जाता है, तो उनको धमकी भरी बातें कहता है। तो जो निजामुद्दीन औलिया है वो क्या बोलते हैं, दिल्ली अभी बहुत दूर है। क्या बोलता है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दिल्ली अभी बहुत दूर है किसने कहा था, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और किसको कहा था, तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। ओके फ्रेंड्स, इतना हो गया। उसके बाद देखिए, जब वो और जब लास्ट में आपको बताएंगे 1300 कब 25 ईस्वी के बात बताएंगे, तो देखिए उसको जब 1325 ईस्वी में वो सूचना मिलता है कि जो निजामुद्दीन औलिया है, जूना खां को राजा बनने की भविष्यवाणी करता है। किसको, जूना खां को राजा करने की भविष्यवाणी करता है। और आपको फिर से अभी बताया था ना, 1323 ईस्वी में वो जो है अपने अपने दूसरे पुत्र को राजा घोषित मतलब करना चाहता था वो अपने मृत्यु के बाद। तो इतना समझ गए। लेकिन जो औलिया है, निजामुद्दीन औलिया, जूना खां को राजा बनने की क्या करता है, भविष्यवाणी कर देता है। इतना समझ गए आप। ओके फ्रेंड्स, चलिए, इतना हम आपको बता दिए है ना। 1323 ईस्वी में वो अपने एक पुत्र को पहले ही शासक घोषित कर दिया था। मतलब इसको हम मेरी मृत्यु के बाद, मतलब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र है वो शासक बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हिस्ट्री ऐसे पढ़ा जाता है। तो चलिए, उसके बाद देखिए, जो गयासुद्दीन तुगलक था, जो हिंदू जनता के प्रति क्या है, कठोर नीति अपनाए। मतलब हिंदू जनता के प्रति क्या किया, बीच में कठोर नीति अपनाया। ओके, क्या होता है कि मतलब जब तुगलक वंश का स्थापना किया, तो क्या होता है कि जो अमीर हिंदू थे, जो राजपूत शासक थे, ये सब क्या है कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे। ओके, स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे। तो इससे क्या था कि मतलब इसीलिए उसने कठोर नीति अपनाई। लेकिन संगीत का भी दरबार में विरोध किया, और संगीत का भी जो राज दरबार में क्या किया, विरोध किया। ओके, संगीत को नहीं बजाने देता राज दरबार में। इतना समझ गए। उसके बाद देखें, डाक व्यवस्था आपसे देखिए, जब हम आपको भारत के वायसराय लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको हम बताएंगे आधुनिक भारत में। लेकिन देखिए, डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का श्रेय किसे जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आप पॉइंट नोट कर लीजिए। जो सिंचाई व्यवस्था, पहला सुल्तान सिंचाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कौन सुल्तान था, तो गयासुद्दीन तुगलक। और डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला भी पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, गयासुद्दीन तुगलक। ओके, तो इतना 2 पॉइंट याद कर लीजिए। चलिए, उसके बाद देखिए, बहुत अच्छा एक है, उसकी मृत्यु से पहले की बात बताते हैं। सन 1325 ईस्वी की बात है। तो वो जो है बंगाल अभियान, देखिए बंगाल जो है दिल्ली सल्तनत में नहीं आता था। क्या होता था कि जब कोई जैसे में इल्तुतमिश भी बंगाल पर आक्रमण किया था, तो उस समय क्या होता कि वहाँ का जो जो शासक था, अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, तो पराजित हो जाता है, लेकिन फिर माफी मांग लेता है। उसके बाद दूसरा को शासक बना देता है, लेकिन जब वो दिल्ली सल्तनत फिर वापस आ जाता है, तो फिर वो स्वतंत्र घोषित कर लेता है। ओके, तो वो दिल्ली सल्तनत का जो राजा था, वो बंगाल पर आक्रमण करते रहता था। ओके, तो देखिए, बंगाल अभियान से दिल्ली लौटने के क्रम में तुगलकाबाद के पास जो जूना खान कौन, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा एक लकड़ी का महल बनाया गया था। किसका, एक लकड़ी का महल बनाया गया था। तो उसमें जो गयासुद्दीन तुगलक था, उनको मतलब ठहरने के लिए बोला कि आप यहाँ पे रुकिए, आराम कर लीजिए, उसके बाद फिर आप दिल्ली जाइएगा। क्योंकि आप बंगाल अभियान से विद्रोह को दबा के युद्ध लड़ते हुए आप आए हैं, तो यहाँ पे आपको क्या है, आप यहाँ पे आराम कर लीजिए। ओके, इतना समझ गया। लेकिन उस समय क्या था कि मतलब जो वहाँ पे बहुत सारा हाथी को भी पकड़ के लाया था। पहले क्या था, यदि कोई राजा कहीं युद्ध लड़ता था, तो वहाँ पे धन हो गया, ओके, धन हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, सबको पकड़ के ले आता था। तो हाथी को प्रशिक्षण देता था। उसी हाथी के प्रशिक्षण के क्रम में नहीं, एक ऐसे घटना घटती है कि जो लकड़ी का जो घर था, वो क्या हुआ, लकड़ी का जो महल था वो गिर गया। और नीचे गिरने से क्या होता है, मोहम्मद जो गयासुद्दीन तुगलक है, वो उसमें दब जाता है, और दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, 1325 ईस्वी में। तो देखिए, जब हम आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताएंगे ना, तब देखिएगा उसके बारे में क्यों उसको बोला गया है मूर्ख राजा, स्वप्नशील राजा क्यों बोला गया है, आपको हम बताते हैं, पागल राजा क्यों बोला गया है, अब बताते हैं आपको। तो क्या होता है, लकड़ी के जो महल था वो गिर जाता है, तो 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इतना समझ गए। और
कितना जो सरदार थे, अमीर थे, आपको पता है ना उस समय अमीर का बहुत राज चलता था, जो अमीर था वही ज़्यादातर सुल्तान का सपोर्ट करते थे। ओके, तो कितना जो विरोधी था जूना खा का, वो मतलब बताया कि जो षड्यंत्र है किसके द्वारा किया गया, वो जो षड्यंत्र है किसके द्वारा किया गया है, जूना खां के द्वारा किया गया। जूना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों? क्योंकि वो 1323 में ही एक दूसरे पुत्र को क्या किया था, राजा शासक बनाना चाहता था। तो जूना खां है इसीलिए जो अपने पिता की मतलब किसको, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कर दिया, मतलब उसको मरवा दिया। वो उसी का चाल है। ओके, और देखिए इब्न बतूता के बारे में आपको हम अब आगे बताएंगे। इब्न बतूता जो था मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को का निवासी था। ओके, 1333 में आया था, 1333 से 1344 तक भारत में रहा था। ओके, तो चलिए, इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन जो तुगलक है उसकी हत्या किसके द्वारा, जूना खा के द्वारा ही रचा गया क्या है, षड्यंत्र है। इब्न बतूता वो दरबार में भी वो रखा था, लेकिन देखिए वो क्या इब्न बतूता बोला, गयासुद्दीन तुगलक को मारने के पीछे किसका हाथ है, मोहम्मद बिन तुगलक का हाथ है। ओके, इतना समझ गए। चलिए अब आते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ओके फ्रेंड्स, देखिए इतना आपको हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बता दिए। अब हम समझ आते हैं कि मतलब आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यदि कोई पॉइंट यदि आपको लग रहा है कि आप नहीं बता पाए हैं तो उसको कमेंट में लिखिए। जब हम आपको सैयद वंश बताएंगे तो आपका कमेंट पढ़ के उसको क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा वो पॉइंट के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद सैयद वंश के बारे में बता देंगे। ओके, लेकिन हमने जितना टॉपिक अभी लिया है, अब इसके बाद आपको डाउट उत्पन्न होने की कोई संभावना ही नहीं होती है। ओके, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है, क्लास को शेयर कीजिए। आप क्लास को शेयर नहीं करते हैं। चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप पढ़ते हैं। ओके, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो पहले उसका नाम क्या था, जूना खां। क्या नाम था, जूना खां। तो उसका शासनकाल देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल था 1320 से 1325 ईस्वी, इतना समझ गए। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1325 से 1351 ईस्वी, 1325 से 1351 ईस्वी, इतना आप समझ गए फ्रेंड्स। चलिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है जूना खां है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। कब, 1325 ईस्वी में। ओके, चलिए इसके बारे में आप देख लेते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो था धर्म और दर्शन शास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान था। ओके, और खुले दिमाग वाला था। तो खुले दिमाग वाला था मतलब क्या था, देखिए वो अपना राज दरबार में हिंदू हिंदू जो मुस्लिम संतों को भी मुस्लिम सूफियों को भी रखते थे, और हिंदू संतों को भी रखते थे, और एक जैन जो थे, जिन प्रभा हम आपको बताएंगे आगे, जिन प्रभा शुरू थे तो उनको भी रखते थे। और क्या था कि उनसे मतलब विचार विमर्श भी करते थे, किस तरह शासन चलाया जाए, किस तरह धर्म को मतलब माना जाए, मनाया जाए, है ना। क्योंकि शासन में क्या है, देखिए शासन में आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं। ओके, इतना आप समझ गए। और देखिए जैसा सुल्तान रहेगा तो प्रजा, जिस तरह सुल्तान का दिमाग रहेगा उसी तरह प्रजा पर शासन करता है वो, याद रखिएगा। प्रजा के जो शासन है किस पे, सुल्तान पे ही निर्भर करता है। ओके, याद रखिए बात। तो वो खुले दिमाग वाला था, और हिंदू जो संत थे उससे भी, और जो जन संत थे उससे भी विचार विमर्श करता था। तो उससे क्या था कि जो उलेमा वर्ग था, उलेमा वर्ग मतलब क्या होता है, जो मुसलमान थे, जो अमीर मुसलमान थे, बड़े बड़े जो सूफी संत थे, वो किससे, मोहम्मद बिन तुगलक से मतलब थोड़ा सा खफा रहते थे, रूठे रहते थे, थोड़ा गुस्सा रहते थे। ओके, इतना समझ गए आप। चलिए देखिए वह दिलेर भरी कई काम की, और कृषि में भी ध्यान दिया। कृषि के क्षेत्र में भी आपको हम बताएंगे किस तरह वो कौन कौन सा विभाग का स्थापना किया था, और क्या क्या अभियान चलाया। चलिए हम अभी आपको बताएंगे। तो वो है जो बहुत काम किया, लेकिन क्या था कि जो मतलब असफल हो जाता था। क्या हो जाता था, असफल हो जाता था। मतलब एक होता है ना कि जो मतलब माटी छुओ तो सोना हो जाता है। ओके, तो वही वाला बात था कि क्या है कि लेकिन उसके काम में वो विपरीत था। वो मतलब कुछ भी काम करता था वो सफल ही नहीं हो पाता था। वो अच्छा अच्छा काम सोचता था जनता के भलाई के लिए ये करे, लेकिन वो सफल नहीं होता था। ओके, इतना समझ गए। चलिए इसके बारे में और आगे देखते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक से क्वेश्चन आते रहता है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। पॉइंट हम बहुत अच्छा सा यहाँ पे लाए हैं,
उसको क्या करना है, नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए, वह इतिहास में एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध है। इतना समझ गए ना, मतलब कोई भी काम करता था लेकिन वो सफल नहीं होता था, इसलिए लोग उसको बुद्धिमान मूर्ख शासक कहता था। तो मूर्ख शासक क्यों कहता था, देखिए लोग कहता ना पढ़ लिख के मूर्ख बन गए हो क्या, लोग कहावत तो बहुत अच्छा आप तो सुनते होंगे, तो वही है बुद्धिमान मूर्ख शासक किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, लोग उसे स्वपनशील भी बोला जाता है, पागल भी बोलते हैं, और रक्त पिपासु राजा भी कहा जाता है। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स पूछ देगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक से आता है, उसमें पूछ देगा जो रक्त पिपासु राजा है, मतलब दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान को कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मतलब इसको हम एमबीटी बोलिए, क्या बोलिए, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो चलिए, स्वपनशील, पागल और रक्त पिपासु शासक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, उसके दरबार में कौन कौन रहता था। देखिए, बर्नी भी था, बर्नी के बारे में पीछे भी बता दिए हैं। बदायूंनी था, ओके, बदायूंनी देखिए उसकी मृत्यु पर क्या बोलता है, हम लास्ट में आपको बताएंगे, देखिएगा क्या बोलता है। सरहिंदी भी था, तो वो क्या है, उसको क्या कहा, अधर्मी कहा। क्या कहा, अधर्मी कहा। क्यों अधर्मी कहा था, आपको पता है ना, क्योंकि वो उसके दरबार में जो जैन जैन मुनि भी थे, ओके, जैन संत भी थे, और हिंदू संत भी थे। तो इससे भी विचार विमर्श लेता था कार्यकाल, मतलब क्या है, राजकार्य चलाने में। उसके बाद किस तरह धर्म को चलाया जाए, कैसे धर्म को माना जाए, इसमें। तो इसलिए बर्नी, बदायूंनी और सरहिंदी ने अधर्मी कहा। देखिए फ्रेंड्स, आपको हम बर्नी के बारे में बता दिए थे। बर्नी के बारे में जब नसीरुद्दीन खुसरो खां के बारे में आपको खिलजी वंश में बताया था ना, क्योंकि वो शासक था, किसका, हिंदू शासक था, लेकिन वो क्या है कि धर्म परिवर्तन करके जो खुसरो खां था, नसीरुद्दीन खुसरो खां खिलजी वंश में, वो मुसलमान बना था। तो बर्नी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, और उसकी मृत्यु पर क्या बोला था, हम वीडियो आपको बताए हैं, तो आप वो वीडियो को थोड़ा देखिए, जब देखिएगा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए, आपको तो हम पहले ही बता दिए, उसके दरबार में मुस्लिम सूफियों के साथ साथ हिंदू संतों, ठीक है, जीन प्रभा सूरी। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, जीन, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जीन प्रभा जो सूरी था, जो संत संत थे, किसके दरबार में रहते थे, तो किसके दरबार में रहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो चलिए इसके बारे में इतना समझ गए, और आगे देखते हैं। देखिए, धार्मिक विश्वासों को स्वीकार न करने के कारण कट्टर उलमा, कौन, देखिए कट्टर उलमा उसे बुद्धिवादी कहा। आप समझ गए ना, कट्टर उलमा मतलब कौन, जो अमीर जो सूफी संत थे, अमीर संत जो मुस्लिम थे और सूफी संत थे। ओके, तो क्या कहा उसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, तो बुद्धिवादी कहा। क्या कहा, बुद्धिवादी कहा। चलिए आप देखिए, उसको पागल, स्वपनशील, ओके, रक्त पिपासु क्यों कहा गया, देखिए इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, उसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया। क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया, देखिए 4 महत्वपूर्ण कार्य किया गया। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन, सॉरी एक मिनट रुकिए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 4 महत्वपूर्ण कार्य किया गया। वो कार्य जो था, वो अपना दिमाग से, मतलब बहुत अच्छा सोच के किया था। किसके लिए, जनता की, मतलब भलाई के लिए। लेकिन क्या होता है कि जनता की भलाई के लिए वो मतलब सोचता है अच्छा, लेकिन बुरा हो जाता था। ओके, और जनता उससे गुस्सा हो जाता था। चलिए, क्या क्या काम था, पहले तो किया कर वृद्धि। क्या किया, कर वृद्धि किया। दूसरा किया जो राजधानी परिवर्तन। दूसरा क्या किया, राजधानी को परिवर्तित किया। कहाँ, दिल्ली से देवगिर किया था। ओके, अब अभी हम आपको बताते हैं। उसके बाद देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्या है, चांदी का जो सिक्का था उसको बंद करके, और जो कांसे का सिक्का चलाया। और इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया से, मतलब जब सिक्का को जब एकत्रित किया, सिक्का बंद होने के बाद, तो जितना सिक्का वो मतलब बनाया था, उससे दुगना सिक्का जो था वो क्या निकला, वो मतलब जो फ्रॉड बोलते हैं ना, वो निकला था। ओके, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, खुरासान और कराचिल का अभियान। जो 4 महत्वपूर्ण कार्य उसके द्वारा किया गया साम्राज्य का विस्तार करने में, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में साम्राज्य का विस्तार दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा था। इतना समझ गए ना आप। चलिए, तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं हम, जो पहली जो उसके द्वारा जो कार्य किया गया था, वो क्या था, उसके द्वारा पहले जो कार्य किया गया था वो था कर में वृद्धि। देखिए,
अपनी प्रथम योजना के द्वारा वह दोआब की उपजाऊ क्षेत्र में कर वृद्धि कर देती है। कितना? 1/2 भाग, मतलब 1/2 भाग पर, मतलब 1/2% भाग नहीं कहिए, 1/2% मतलब 50% उपज का वो कर दिया। लेकिन क्या होता है कि उसी समय भयंकर अकाल पड़ जाता है। अब देखिए, जब भयंकर अकाल पड़ गया, पानी नहीं हुआ, जब फसल का उपज ही नहीं होगा तो किसान कहाँ से मतलब उसको कर देगा। ओके, तो क्या होता है उसके बाद देखिए, जो अधिकारियों द्वारा जबरन मतलब कर वसूला जाता है, तो उससे हो जाता है किसान जो है वो मतलब क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाते हैं, मतलब वो नाराज हो जाता है और क्या कर देता है, विद्रोह भी कर देता है। ओके, इतना समझ गए। तो प्रथम योजना में क्या था, कर की वृद्धि कर देता है, लेकिन उसी वक्त अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ जाने से क्या होता है कि मतलब भयंकर अकाल पड़ जाता है, कृषि में जो उत्पादन होता है वो सही से हो नहीं पाता है। लेकिन उसके द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे वो जबरन वसूलते थे किसान से कर, तो इससे किसान क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और उसकी पहली जो योजना है वो असफल रहा। ओके, तो इसलिए उसको रक्त पिपासु बोला जाता है, मूर्ख बोला जाता है। ओके, हम अब बता दिए थे आपको। चलिए, अब दूसरी योजना देखते हैं। दूसरी योजना देखते हैं। दूसरी योजना क्या था, आपको तो बताया था ना। दूसरी योजना क्या था, दूसरी योजना था जो राजधानी को जो परिवर्तित किया था, दिल्ली से देवगिर किया था। और देखिए आपको बताते हैं दिल्ली से देवगिर राजधानी को क्यों परिवर्तित किया। क्योंकि देखिए, जब गयासुद्दीन तुगलक का जब शासनकाल था तो उसको दिल्ली का मतलब देवगिर में ही जो राजकुमार के रूप में वहाँ पे शासन करता था, मतलब देखभाल करता था। किसको? दिल्ली में देवगिर में शासन चलाता था, वो अपना देखभाल करता था। तो उसको देवगिर से मतलब भली भांति वो क्या था, परिचित था। किससे? देवगिर से भली भांति परिचित था। तो वो जो राज दरबार में वो बोला, मोहम्मद बिन तुगलक बोलता है कि मैं अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिर करूंगा। देवगिर करूंगा क्योंकि देखिए, मंगोल का आक्रमण होते रहता था भारत पर, तो इसलिए वो बोला कि हम दिल्ली से देवगिर, हमको जाना पहचाना क्षेत्र है और हम देवगिर से ही शासन करेंगे। क्यों शासन करेंगे? क्योंकि दक्षिण भारत पर भी वो जो साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था सही से। ओके, और देखिए, दक्षिण भारत पर यदि सही से साम्राज्य स्थापित कर देता तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का स्थापना नहीं होता। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो उसका सोच था। क्या कि मतलब वहाँ पे कोई वंश जो है उभर कर नहीं आया, वहाँ पे दिल्ली सल्तनत ही चले, जो तुगलक वंश ही चले। इतना समझ गए आप। लेकिन क्या होता है कि जो जो कुछ आपको तो पता है ना, वहाँ पे जो सरदार थे, उसके सेनापति थे, मंत्री थे, वो बोले कि आप राजधानी को उज्जैन बनाइए। कहाँ बनाइए? उज्जैन बनाइए। लेकिन वो जो है किसी का बात नहीं सुनता है, किसी का बात नहीं सुनता है, और राजधानी को बोलता है कि मैं तो राजधानी बनाऊंगा कहाँ, मैं राजधानी बनाऊंगा देवगिर। बोला था ना एक, आप सुने ना, अपन ही भगवान है, वो डायलॉग। तो वही बात है। जो उस समय क्या था, राजा जो था अपने को सुल्तान मानता था, समझे। तो वही बात था, वो बोल दिया कि मैं देवगिर को राजधानी बनाऊंगा, मतलब बनाऊंगा, उज्जैन नहीं। तो वो राजधानी कहाँ बनाया? देवगिर बनाया। चलिए, जब देवगिर राजधानी बनाता है तो क्या होता है कि जितना भी जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग मतलब क्या, जो अमीर मुसलमान थे, उसका समर्थक थे, मतलब क्या, सेनापति हो गया, बड़े बड़े अधिकारी हो गया, तो उसको बोला क्या, हाँ आप लोग मेरे साथ देवगिर चलो। ओके, पूरा परिवार के साथ, पूरा परिवार के साथ आप देवगिर चलो, और जो साधारण जनता है उसको यहाँ रहने दो। तो साधारण जनता को नहीं ले गया वहाँ देवगिर, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, मंत्री थे, राज दरबार के अधिकारी जितना थे, सूफी संत थे, सबको बोला कि आप देवगिर चलो। तो किसके अनुसार था ये? बर्नी बोला था। ये जो बात वो अपना जो पुस्तक लिखा है बर्नी, तो बर्नी वो लिखता है कि जब देवगिर ले जाने में वो साधारण जनता को नहीं ले गया, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, वो जो अमीर सरदार थे उसी को ले गया। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, आपको बता दे, जो दिल्ली और देवगिर का जो मतलब दूरी का डिस्टेंस था, दूरी था, 1500 किलोमीटर था। अब बताइए, 1500 किलोमीटर से शासन करना क्या होता है। दिल्ली और देवगिरी का जो मतलब डिस्टेंस था 1500 किलोमीटर था। और वो यात्रा कब किया गया? देखिए, लोग तब ना उसको मूर्ख बोलता है और पागल बोलता है, गर्मी के दिन में किया। कब किया? गर्मी के दिन में किया। और गर्मी के दिन में देखिए, महिला और बच्चे को क्या होगा, महिला और बच्चे भी सफ़र कर रहे थे, क्योंकि पूरा परिवार ही जा रहा था वहाँ पे।
तो उसमें क्या होता है कि कितना लोगों को मतलब बीमारी हो गया, कितना लोग बीमार पड़ गए और कितना लोग मर गए, कितना लोग बीमार पड़ गए, कितना लोग मर गए। ओके, तो इससे क्या होता है कि मतलब उन सबको मोहम्मद बिन तुगलक के मतलब इस इरादे पे बहुत मतलब गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा आया। लेकिन किसी तरह वो तो सुल्तान था, तो किसी तरह वहां पहुंचा। लेकिन देखिए, आप ही लोग जब कोई चीज़ का तैयारी करते हैं, जैसे इंटर कर लिए, इंटर के बाद यदि शुरू में कहीं जाते हैं, कोई शहर चले गए, तो क्या होता है शुरू में आपको मन नहीं लगता है। क्या करता है? आपको मन नहीं लगता है, आपको लगेगा कि नहीं नहीं मैं घर चला जाऊं, घर पे ही सब सही है, होता है ना। लेकिन क्या होता है कि देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपको ये नहीं है कि जब हमको बाहर ही रह कर पढ़ना है, यदि आपको घर से अच्छा पढ़ाई हो जाता है तो आराम से अच्छा से पढ़ाई कीजिए, जहाँ से आपको अच्छा से पढ़ाई होता है पढ़ाई कीजिए। ओके, और सफल होइए। तो इतना समझ गए। लेकिन क्या होता है कि जो लोगों को घरों की याद जताने लगती है। अब क्या होता है कि आप ही यदि कहीं बसे हैं, उसके बाद फिर कहीं जाइएगा, तो आप तो ये सोचिएगा ना कि नहीं मेरे घर पे उतना जो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद घर सब है, तो आपको वो भी याद रहना चाहिए कि वहाँ पे हम इतना छोड़कर हम यहाँ पर क्यों बस जाए, ऐसा होता है ना। तो क्या होता है कि यदि आप कहीं दूसरा शहर में बस जाते हैं, तो साल भर पे 6 महीना पर क्या होता है कि वहाँ आप जाते रहते हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन अब क्या था, 1500 किलोमीटर दूर था। कितना? 1500 किलोमीटर दूर था। तो अभी क्या था, अभी एरोप्लेन है, ट्रेन है, तो लोग अभी आराम से चला था। लेकिन उस समय ऐसा बात नहीं था, ऐसा बात नहीं ना था, नहीं था। तो क्या होता है, चलिए इससे क्या होता है, जो लोगों में नाराजगी बढ़ा, लोग क्रोधित हो गए, उसके बाद घरों की याद सताने लगी। वो बोला, सो मतलब जो लोग वहाँ जनता गए थे वो बोले कि हमको देवगिर से अच्छा दिल्ली ही लगता था, आप दिल्ली चले जाओ। तो उसके बाद क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक परेशान हो जाता है। वो भी जो है दौलताबाद, जो देवगिर है अभी वर्तमान में दौलताबाद बोलते हैं, उसको भी छोड़ दिया और फिर कहाँ आ गया? दिल्ली में आ गया। कहाँ आ गया? दिल्ली में आ गया। अब बताइए क्या हो गया? ये भी जो तीसरा जो प्रयास था उसका असफल हो गया। अब क्या करे अब वो? ओके, तो देखिए अब उसका दिन ही खराब चल रहा है, अब क्या करिएगा, उसको असफल हो गया। चलिए, लेकिन देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, यदि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में जाता है, तो क्या है कि जो वहाँ का भाषा हो गया, संस्कृति हो गया, राजनीतिक जीवन सब भिन्न था। भिन्न था कि नहीं था? भिन्न रहता है, भिन्न। आप यहाँ हिंदी बोलते हैं, साउथ में जाइएगा तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, तो क्या भाषा थोड़ा भिन्न होता है ना। उसके बाद जो पर्व होता है, आप कोई भी पर्व मनाते हैं साउथ में, कोई कौन कौन पर्व मनता है। पूर्वोत्तर राज्य में देखिए बिहू मनाता है, असम में, बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे क्या मनाता है, होता है ना ऐसा पर्व। तो सभी जगह का पर्व लोग अलग अलग तरह से मनाता है, और लोक देवता भी सबका अलग होते हैं। ओके, इतना समझ गया। चलिए, तो जब दक्षिण भारत में जब दक्षिण भारत में लोग गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि चलिए दक्षिण भारत से सब लोग वापस फिर दिल्ली आ गए, ऐसा तो नहीं होता है। तो दक्षिण भारत में भी कुछ लोग जो मुसलमान, धनी मुसलमान थे, जो इसके साथ गया था, तो वहाँ बस गए। क्या हो गया? दक्षिण भारत में भी बस गए। ओके, तो उससे क्या होता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचारों का क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। इतना आदान प्रदान हो गया, आप समझ गए ना। जैसे में आपको हम जब राजपूत शासन पढ़ाएंगे, राजपूत काल पढ़ाएंगे, तो क्या है कि देखिए ये सब तो है, क्या है, राजस्थान वाले को पढ़ना पड़ता है। जो राजस्थान का तैयारी करते हैं, पटवारी का हो गया, चाहे जेईएन हो गया, एई वाला हो गया, या उसके बाद पुलिस कांस्टेबल का होगा, कोई भी हो गया, तो उसमें एक हिस्ट्री ही पढ़ना पड़ता है। किसका? राजस्थान हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। तो राजस्थान हिस्ट्री भी बड़ा होता है, तो उसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना होता है, जो राजस्थान वाले वो जानते होंगे। उसमें मुगल और राजपूत, जो मुगल मेवाड़ संधि भी मतलब मुगल मेवाड़ कला भी पढ़ना पड़ता है। तो यदि मुगल का वहाँ पे मेवाड़ में जब संधि होता है, तो क्या होता है, क्या जो मुगल काल में कला होता है, कला संस्कृति होता है, वो राजपूत में भी मतलब मेवाड़ भी चला जाता है, और मेवाड़ वाला जो सांस्कृतिक कला होता है वो मुगल भी आता है। तो आदान प्रदान होता रहता है। इतना तो समझ गए। चलिए, उसके बाद आपको तो हम बता दिए, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तो ये दूसरा जो है वो असफल रहा। इतना समझ गए ना। जो प्रयास था दिल्ली से देवगिर राजधानी बनाना, वो असफल हुआ। तो पहला था कर वृद्धि, तो कर वृद्धि भी पहला भी असफल। दूसरा जो दिल्ली से देवगिर राजधानी बनाना था, वो भी असफल हो गया। चलिए, अब हम आते हैं तीसरा पे। किस पे? तीसरा पे आते हैं।
तीसरा में देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयास करता है। क्या? सांकेतिक मुद्रा। तो सांकेतिक मुद्रा क्यों चलाता है? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला जो चीन में कुबलाई खान है। कौन है? कुबलाई खान है, जो सांकेतिक मुद्रा का बहुत ज़्यादा प्रचलन कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और उसके बाद मंगोल शासक गजान खान भी है, वो प्रयोग कर चुका था। तो कौन कौन? चीन में कुबलाई खान सांकेतिक मुद्रा का सफल प्रयोग कर चुका था, और गजाई खान भी जो है इस्तेमाल कर चुका था सांकेतिक मुद्रा का। ओके, चलिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आता है ना, जैसे मैं आपको मुद्रा बताएं, तो मुद्रा का मतलब क्या समझते हैं? मुद्रा का मतलब होता है क्या? मुद्रा का मतलब होता है जो वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। किससे? वस्तु का आदान प्रदान का, विनिमय का क्या है? एक प्रणाली है मुद्रा। ओके, और मुद्रा आवश्यक क्यों है? देखिए, अब ये तो नहीं है कि सोना चांदी पे आप जीवित रहिएगा, कहीं जाइएगा तो सोना लेकर गए तो खरीद लिए, ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए ना प्रत्येक देश में, जैसे में यहाँ रुपया चलता है, पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ पे जापान में एन बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है ना। तो ये सब मुद्रा का ही संकेत है। ओके, तो मुद्रा इसलिए चलाया जाता है क्योंकि लोग खरीद बिक्री हो गया, व्यापार हो गया, चाहे कोई भी अपना जो जीविकोपार्जन है उसको सही से चलाए। इतना समझ गए ना आप? तो सांकेतिक मुद्रा चीन में कुबलाई खां प्रयोग कर चुका था, और मंगोल शासक जो गजान खान था वो भी प्रयोग कर चुका था। ओके, उसके बाद देखें, मोहम्मद बिन तुगलक जो है कांसे का मुद्रा चलाने का निर्णय किया जो चांदी के टके जितना ही मूल्य का हो। पहले चांदी का टका चलता था, तो उसके जितना ही मूल्य का कांसे का जो मुद्रा था वो चलाने का निर्णय किया। कौन किया? मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो है भारत में क्या था? नया था। तो भारत में कोई चीज़ यदि नया होता है, जैसे में 500 2000 का नोट जब बंद हुआ था, 500 और 1000 का नोट बंद हुआ था, कितना लोगों को तकलीफ हुआ था। तो उसी तरह जो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रयोग था भारत में नया था, तो उससे व्यापारी और साधारण जनता को स्वीकार करने के लिए जो प्रेरित करना था वो क्या था? कठिन था। ओके, मतलब उस सबको बहुत मतलब दिक्कत हुआ। किसको? व्यापारी और साधारण जनता को। इतना तो आप समझ गए। चलिए, अंत में सांकेतिक मुद्रा को बंद करने का निश्चय किया गया, और कांसे के सिक्कों की जगह चांदी के सिक्के को देने का वादा किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, अंत में क्या होता है कि मतलब आपको पता है ना कि जो जाली मुद्रा था वो ज़्यादा आ गया, दिल्ली सल्तनत में जाली मुद्रा ज़्यादा आ गया। तो जाली मुद्रा को बंद करने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है, वो जो कांसे का मुद्रा है उसको बंद कर देता है, और वो ऐलान करता है कि जिसके पास भी वो कांसे का मुद्रा है वो दरबार में लेके आए, और जितना मुद्रा आप दोगे उतना आपको चांदी का मुद्रा क्या है? दिया जाएगा। ओके, लेकिन जब सभी लोग दरबार में मुद्रा लेके आते हैं तो पता चलता है कि मतलब जितना हम जो चांदी का मुद्रा है बनाए थे उससे तो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा भाई जाली मुद्रा है। तो भाई सरकार कहाँ से दे भाई? जो वहाँ का दिल्ली सल्तनत था वो कहाँ से दे? तो वो ऐसा नहीं करता है, वो उसको नहीं दिया। ओके, तो देखिए बर्नी क्या लिखता है। देखिए, बर्नी लिखता है जो यह जाली सिक्का है नहीं बदला गया, इससे जो लोग है क्रोधित हो गया, और किले के बाहर बहुत सारा ढेर लगा दिया। मतलब कि जितना भी जाली मुद्रा था वहां पे रख दिया। तो कई सल्तनत तक, मतलब कई सालों तक वहीं पे पड़े रहा। कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत में वो जो जाली मुद्रा था, जाली मुद्रा जो कांसे का मुद्रा था वो वहीं पे पड़ा रहा। इतना समझ गए? तो जो तीसरा अभियान था वो भी मोहम्मद बिन तुगलक का खत्म हो गया। मतलब क्या हो गया? असफल हो रहा। चलिए, अब हम चौथा पे आते हैं। किस पे? चौथा पर देखिए, खुरासान अभियान और कराचिल अभियान। तो खुरासान और कराचिल अभियान के बारे में आपको देखिए बताते हैं। देखिए, खुरासान और जो कराचिल का अभियान क्यों किया था मोहम्मद बिन तुगलक? क्योंकि वो चीन को भी जीतना चाहता था। किसको? चीन को भी जीतना चाहता था। चलिए, अब इसे आगे आपको बताते हैं। इसका जो खुरासान अभियान में क्या होता है, देखिए, खुरासान को जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 4 लाख सैनिकों की विशाल सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। ओके, तो जब सैनिक को, जब जैसे में आप पहले ही पैसा दे दीजिएगा, मतलब जो जैसे में आप कोई काम करवाते हैं, कोई मजदूर को पहले ही पैसा दे दीजिएगा तो फिर वो काम करने आएगा? आप फिर कल से उसको दबते रहिए कि चलो यार चलो चलो, लेकिन वो आएगा? नहीं आता है। तो वो क्या है कि जो उसको पैसा पहले नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो क्या करता है? पहले पैसा दे देता है। तो पहले पैसा दे देता है तो क्या करता है? पूरा मतलब पैसा को खर्चा कर देता है।
तो पैसा को जब खर्चा कर देता है, जब पहले आप पैसा दे दीजिएगा, पैसा खर्चा कर देगा और आपके यहाँ कोई मजदूर आके काम करेगा, कल से फिर उसको पैसा नहीं दीजिएगा तो काम करने आएगा? नहीं आएगा, वो फिर कहीं अलग चला जाता है। तो ऐसे होता है। लेकिन क्या होता है कि जब युद्ध करने के लिए जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक और वहाँ के जो शासक था जो खुरासान में, तो दोनों में समझौता हो जाता है और लड़ाई नहीं होता है। और देखिए, जब वहाँ से जब सैनिक लौट रहा था तो रास्ता भटक जाता है, और रास्ता भटक जाने के बाद क्या होता है कि 10,000 सैनिक का जो 10,000 सैनिक था, दल था, 10,000 के सैनिक के दल में क्या होता है कि जो भूखे प्यासे, ओके, खाना भी खत्म हो गया, जब रास्ता ही भटक भटक गया तो भूखे प्यासे, उसके बाद कितना बीमार पड़ गया, सभी मर गया। मात्र 10 जो सेना है, कब मात्र 10 सेना ही वापस जीवित लौटा। बताइए, अब क्या कहिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में? चौथा योजना भी उसका असफल हो गया। ओके, चलिए इसके बारे में देखते हैं। जब सुल्तान बना था मोहम्मद बिन तुगलक, तो वो जो है सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली, सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली। लेकिन क्या होता है कि उलेमा वर्ग के द्वारा उस पर मतलब बहुत मतलब दबाव दिया जाता है, तो लेकिन बाद में क्या करता है, सुल्तान पद की स्वीकृति ले लेता है। इतना समझ गए ना, खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ले लेता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं लेता है। ओके, अब मोहम्मद बिन तुगलक है जो पहले नहीं लेता है लेकिन फिर बाद में ले लेता है। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, भेदभाव और नस्ल के बजाय योग्यता पर पद को आवंटित किया। जैसे में ये नहीं कि जैसे में आप तुर्क मुसलमान हो तो आपको उच्च पद देंगे, ऐसे नहीं था। जो बलवन करता था, बलवन था ना जो उच्च पद वाले को देता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक में एमपीटी में ऐसा नहीं था। वो भेदभाव और नस्ल के बजाय यदि आपके पास योग्यता है तो आप ये पद ले सकते हैं, तो ऐसा था। इतना समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। इसके शासनकाल में मंगोलों की एक सेना ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर देता है और मोहम्मद बिन तुगलक से जीत जाता है। लेकिन क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक है कुछ रुपया दे के समझौता कर लेता है, ओके, और उसको दिल्ली से बाहर जाने के लिए बोलता है। तो मंगोल क्या करता है, दिल्ली से बाहर चलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब जो मतलब बहुत बेइज्जती होती है, किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत बेइज्जती होता है। से मतलब आप मंगोल से हार गए और युद्ध लड़ने के बजाय आप क्या किए, युद्ध लड़ने के बजाय आप मतलब उसको पैसा दे दिए, उसे समझौता कर लिए। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जानता था यदि युद्ध लड़ूंगा तो मंगोल के बारे में आपको पता है ना, कितना जान माल का हानि होता है, कितना कत्लेआम मचा देता है। ओके, तो इससे बचने के लिए वो क्या करता है, उससे कुछ रुपया देकर उसको वापस भेज देता है। ओके, लेकिन लोग को आप क्या कहिएगा, उसको तो किसी तरह वो मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को अच्छा नहीं मानते थे सब। ठीक है, चलिए दिल्ली में देखिए एक घटना और देखिए, ऐसा घटना घटता है उसके साथ, क्या कहिएगा। दिल्ली में एक महामारी आए जिसमें क्या होता है, अनेकों लोगों की मृत्यु हो जाती है। और क्या होता है कि हवा में जो महामारी है वो फैल जाती है। आप कोरोना वायरस में देखे थे ना, जब मास्क लगाना पड़ता था तो उस समय लोगों को पता नहीं था मास्क लगाना, तो क्या था कि उसी तरह महामारी फैल गया। तो दिल्ली जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको दिल्ली छोड़ना पड़ा, और दिल्ली छोड़ के वो 100 मील दूर कहाँ पे, स्वर्णगिरी नामक शिविर में रहा। ओके, और जब महामारी खत्म हुआ तो फिर दिल्ली आया था। तो इतना समझ गए। देखिए सब घटना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही होता है। ओके, उसके बाद देखिए, कृषि कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही या अमीर ए कोही का निर्माण किया। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, दीवान ए कोही या अमीर ए कोही का निर्माण जो पद का जो निर्माण किया था, किसने किया था? तो जब हम आपको जब दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको राज्य व्यवस्था, उसके बाद जो साहित्य है, लोक कलाकृति, ये सब बताएंगे ना, तो इसमें हम आपको अच्छा से बताएंगे। ओके, तो दीवान ए कोही और अमीर ए कोही कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। और क्यों बनवाया था, देखिए, माल गुजारी गुजारी व्यवस्था की देखभाल करना तथा भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए इस विभाग की स्थापना किया। तो इतना समझ गए, दीवान को ही या अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निर्माण किया गया, मतलब विभाग बनाया गया। ओके, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, आपको बता दी ना, मोरक्को निवासी इब्न बतूता जो है भारत उसी के समय आया था। कब, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कब आया था, 1333 ईस्वी में। 1333 में कब तक रहा,
1343 ईस्वी तक रहा, 1343 ईस्वी तक रहा। ओके, और जो भारत पर जो उसकी यात्रा का विवरण है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, रेहला पुस्तक, जो रेहला पुस्तक है उसमें यात्रा का विवरण किया है। तो रेहला जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। और कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को निवासी था। इतना समझ गए। देखिए ये सब क्वेश्चन आता है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये एकदम वीवीआई है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए और देख लेते हैं। इब्न बतूता को जो मोहम्मद बिन तुगलक है 1342 ईस्वी में दूत बना के कहाँ भेजता है, चीन भेजता है। कहाँ भेजता है, चीन भेजता है 1342 ईस्वी में। ओके, और इब्न बतूता ही बोला था जो मोहम्मद बिन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक को मारने के लिए वो लकड़ी का महल का निर्माण करवाया था। ये तो आपको पीछे बताया ना, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, एक जो इसामी जो है, जो मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लाम धर्म का विरोधी कहते हैं, क्योंकि वो हिंदू संत और जो जैन मुनि थे उससे भी मतलब शासन चलाने का, धर्म का ज्ञान लेता था, विचार विमर्श लेता था, इसलिए इसामी जो है उसे इस जो इस्लाम धर्म का विरोधी बताया है। इतना समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हम आपको बताएंगे 1347 ईस्वी में स्थापना किया। क्या कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक के बाद हम लाएंगे सैयद वंश, और सैयद के बाद लोदी वंश, उसके बाद उसका हम जो राज्य व्यवस्था है वो लाएंगे, और उसके बाद आपको बहमनी साम्राज्य मतलब विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य लाएंगे, और फिर उसके बाद मुगल वंश स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उसी में आपको बताएंगे। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में, और बहमनी साम्राज्य का स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ, क्वेश्चन पूछेगा, मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब MBT। ओके, उसके बाद देखिए, इतना समझ गए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। जब घटना है 1351 ईस्वी के। ओके, तो गुजरात विद्रोह को दबाने के बाद जब वो वापस दिल्ली आ रहा था, तो ठट्ठा के पास में, ओके, ठट्ठा के पास में गंभीर रूप से वो बीमार हो गया, और 20 मार्च 1351 ईस्वी को उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इतना समझ गए। ठट्ठा के पास वो मतलब गंभीर रूप से बीमार हो गया, और 20 मार्च 1351 ईस्वी को उसकी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। इतना समझ गया आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। चलिए अब हम अगला, उसके बाद देखिए, अगला राजा फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताने से पहले आपको बता देते हैं, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो बदायूनी क्या लिखता है। देखिए बदायूनी लिखता है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। है कि आप समझे ना, जैसे मैं 4 काम किया हो, लेकिन चारों काम में वो असफल रहा। उसके शासनकाल में वो महामारी भी आया है ना, दिल्ली से वो स्वर्णगिर द्वार भी गया था। इतना तो आपको हम पीछे बता दिए हैं। तो इसीलिए जनता उससे परेशान था, तो उसकी मृत्यु हो जाता है। तो जो जो बदायूनी है, बदायूनी लिखता है, क्या लिखता है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ओके, और देखिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद क्या लिखते हैं। देखिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं, जो मध्य युग में है, जो राज मुकुट धारण करने वाले निसंदेश योग्य व्यक्ति कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक को अच्छा राजा मानते कौन, ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। ओके, चलिए इतना समझ गए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब आते हैं हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में चलिए हम आपको बता देते हैं। तो क्या है, तुगलक वंश क्वेश्चन ज़्यादा आता है ना, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप जान जाइए। और उससे पहले बता दे, देखिए अभी तक भी यदि आप वीडियो देख रहे हैं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो वीडियो है उसको थोड़ा शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में आते हैं। देखिए फिरोज शाह तुगलक है 1351 ईस्वी में शासक बनता है। तो कब तक शासक रहता है, 1351 से 1388, मतलब 80 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होती है। ओके, शासन 80 वर्ष नहीं करता है, मतलब 80 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है 1388 में। ओके, तो उसका शासनकाल कब रहता है फिरोज शाह तुगलक का, 1351 से 1388 ईस्वी। ओके, और आपको बता दें दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा शासन, जो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है उसमें सबसे ज़्यादा जो शासन करने वाले थे वो बहलोल लोदी था। जब हम आपको लोदी वंश लाएंगे ना तो आपको हम बताएंगे। ओके, वो भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे निकलता है आपको बता रहे हैं ना। तो 1351 से 1388 ईस्वी में। ओके, तो जब 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की ठट्ठा में मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो
फिरोज शाह तुगलक है वो शासक बन जाता है, उसको राजा बना दिया जाता है, वहाँ पे राजाभिषेक किया जाता है। तो वो क्या कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। तो उसको राजाभिषेक कहाँ किया गया? मार्च में 20 मार्च के बाद 1351 में ठट्ठा में। लेकिन 6 महीना बाद फिर दिल्ली में भी वो अपना राज्याभिषेक किया। कहाँ किया? दिल्ली में। जब पूरा युद्ध उधर से लड़ के जब दिल्ली में आया तो वहाँ भी उसको सुल्तान बनना था ना, मतलब वहाँ भी शासक का वो सिंहासन लेना था। तो वहाँ पे क्या करता है? राज्याभिषेक करता है। ओके, इतना समझिए इसके बारे में। उसके बाद देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक है, जैसे जैसे में मोहम्मद बिन तुगलक था, वो हिंदू धर्म से भी राय विचार लेता था, जैन से भी लेता था, मुसलमान से भी लेता था। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था वो सिर्फ उलेमा वर्ग, मतलब जो सूफी संत थे और जो धनी मुसलमान थे, उसी से मतलब क्या शासन में मतलब अपना मतलब सहायता लेता था। तो वो शासन में उलेमा वर्ग को क्या किया? सबसे ज़्यादा महत्व दिया। इतना समझ गए आप? चलिए, खलीफा द्वारा इसे, तो इससे खलीफा खुश हो गए और खलीफा द्वारा उसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दिया गया। तो आप उपाधि याद किए जाइएगा, कितना हम उपाधि बता दिए हैं। तो क्या है कि जो उपाधि को आपको कॉपी में पेन डाउन कर लीजिएगा, जिस तरह हम नोट बना के मतलब आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसी तरह आपको भी नोट बना लेना है और आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा सुल्तनत काल का। और आप लेकिन एक बात है, आप कमेंट नहीं करते हैं, कैसा वीडियो लगता है, वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। तो क्या है कि थोड़ा सा वीडियो को कमेंट कीजिए आप। ओके, वीडियो पर कमेंट कीजिए, जैसे हाँ सर कैसा वीडियो लगता है, तो हमको भी थोड़ा पता चलना चाहिए ना। तो खलीफा द्वारा उसे क्या कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई। इतना समझ गए? चलिए अब आते हैं। उसके बाद देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो जो है दक्षिण का अभियान किया था। ओके, दक्षिण में अभियान किया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक है दक्षिण भारत और दक्कन में क्या किया? अभियान नहीं चलाया, मतलब वहाँ कोई युद्ध नहीं लड़ा। तो कोई युद्ध नहीं लड़ा तो आपको तो हम बताए थे ना, जो 1336 ईस्वी में संगम वंश जो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हो चुका था। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जब हुआ हरिहर और बुक्का के द्वारा, तो उसके बाद वो साम्राज्य धीरे धीरे पूरा मतलब विकास करने लगा, सब बहुत बड़ा हो गया। दक्षिण भारत में उसका अस्थायित्व जो है बहुत बढ़ गया। तो जब हम हरिहर बुक्का के बारे में, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में आपको बताएंगे ना, तो उसमें आप देख लीजिएगा कैसे किस तरह उसका विकास हुआ। तो दक्षिण भारत से भी उसका शासन खत्म हो गया। किसका? मोहम्मद जो फिरोज शाह तुगलक था उसका। और दक्कन पर भी। ओके, तो क्या है कि उसका जो जो साम्राज्य था, फिरोज शाह तुगलक के समय में जो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था, मोहम्मद बिन तुगलक से कम हो गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इतना था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था दक्षिण भारत पर अभियान किया था, लेकिन उस पर पूरा राज्य जो है स्थापित नहीं कर चुका था, याद रखें। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक था, वो दक्षिण भारत पर जो अधिकार है स्थापित कर चुका था। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में और देखें। उसने उसने बंगाल में 2 अभियान किया। देखिए, बंगाल में जब शासक बनता है उसके बाद 1353 के और 1353 और 55 के करीब में वो मतलब क्या कहता है? आक्रमण करता है, लेकिन जो है असफल होता है। लेकिन वो असफल होता है और इस तरह क्या होता है, जो बंगाल है दिल्ली सल्तनत के हाथों से निकल जाता है। देखिए, बंगाल पे दिल्ली सल्तनत सही से कभी भी शासन नहीं कर सका, याद रखिएगा ये बात, आपको हम पहले से ही बताया आ रहा है। लेकिन जब अकबर का बात बताएंगे, अकबर में मुगल वंश में अकबर पढ़ाएंगे, तो देखिएगा आपको बता देंगे बिहार उड़ीसा को पूरी तरह वो जीत का मुगल वंश में मिला लिया था। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए, उसने जाजनगर के राजा के खिलाफ एक अभियान चलाया। ओके, जाजनगर कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा, जाजनगर उड़ीसा में। और वहाँ आपको क्या, पूरी जगन्नाथ मंदिर तो आप जानते होंगे, उसको मंदिर को नष्ट करवा दिया और वहाँ से बहुत सारा धन लूटा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, पूरी जगन्नाथ मंदिर को कौन सा शासक लूटा था दिल्ली सल्तनत का? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। और आपको सोमनाथ मंदिर के बारे में बताया था ना, मोहम्मद गजनबी भी लूटा था। लेकिन दिल्ली सल्तनत में यदि पूछे सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था, तो अलाउद्दीन खिलजी लूटा था। ओके फ्रेंड्स, इतना देखिए, इतना चीज़ आप देखिए, आपको सब बताते हैं, पिछला भी आपको बता देते हैं, तो क्या है कि चीज़ रिवीजन आपको याद रहेगा ये सब। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक क्या करता है,
देखिए वो ऐलान करता है कि यदि उसका कोई कुलीन, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो इक्ता और इसके पद पर, इक्ता मतलब आपको बताया था ना, जो इक्ता व्यवस्था कौन चालू किया था, इल्तुतमिश किया था इक्ता। उसमें क्या था से लोग को नकद वेतन नहीं देके भूमि दे दिया जाता था, तो वही इक्ता। इक्ता मतलब भूमि जो दिया उसको, जो सुल्तान था खुसरो को भूमि दे देता था, और उसके पद का जो उत्तराधिकारी कौन होगा उसकी मृत्यु के बाद, उसका पुत्र होगा। चलिए आप पूछिएगा सर यदि उसके पास पुत्र नहीं हो तो देखिए पुत्र नहीं हो तो उसका दामाद होगा। ओके, दामाद को दीजिए। यदि आप बोलिएगा कि नहीं सर उसका पुत्र भी नहीं है और दामाद भी नहीं है तो तब किसको देंगे, तो देखिए उस समय तो आपको हम बताए ना, उस समय सभी जितना भी राजा हो या अमीर आदमी हो तो एक दो गुलाम तो जरूर रखता था। तो यदि उसका पुत्र भी नहीं हो, दामाद भी नहीं हो, तो उसका जो दास है, गुलाम है, उसको वो पद दे दो। ओके, उसको वो पद दे दो। और तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए इससे जो है निम्न निम्न जो लोग होता है, निम्न श्रेणी का जो लोग है, मतलब ज़्यादा पैसा वाला नहीं, गरीब लोग थे, तो उसको क्या होता है कि जो उच्च भर्ती में उसको क्या हो गया, उसको दिक्कत हो गया। ओके, जिस तरह देखिए अभी भी कोई एग्जाम होता है तो देखते हैं कितना भ्रष्टाचार होता है, पेपर बेच दिया जाता है, पेपर लीक कर दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है आम आदमी को क्या होता है, दिक्कत होता है ना, आम स्टूडेंट को दिक्कत हो जाता है, कट ऑफ इतना हाई चला जाता है। सो क्या कहिएगा उसको। ओके, तो इतना समझ गए। तो वो सल्तनत काल में भी था, तो उससे क्या होता है उसको दिक्कत हो जाता है। उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत में भ्रष्टाचार जो था बहुत ज़्यादा था। फिरोज शाह तुगलक के समय में भ्रष्टाचार अपने मतलब उत्कर्ष पे था, मतलब बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था। मतलब बोला गया है कि जो मतलब जो फिरोज शाह तुगलक था वो भ्रष्टाचार, मतलब एक सैनिक को एक सोने का पैसा देते हैं, सोने का सिक्का देते हैं कि आप अपने घोड़े को क्या है, जब घोड़े को टेस्ट करवाया जाता था कि मतलब आपका घोड़ा दौड़ने लायक है कि नहीं, सैनिक में शामिल हो सकता है कि नहीं, मतलब सैनिक अभियान के लिए, तो इसके लिए वो पैसा दिया है कि आप अगला अधिकारी को घूस दे के अपना घोड़ा को क्या करवाइए, मतलब पास करवा दीजिए। इतना समझ गए ना फिरोज शाह तुगलक के बारे में। चलिए उसके बाद देखिए उसके काल में सैनिकों को वेतन न देकर उसको गांव की माल गुजारी के लिए हिस्से दिए जाते थे। देखिए उसके काल में सैनिकों को वेतन नहीं दिया जाता था, सैनिक को बोला जाता था कि से आप, जैसे में उसको गांव दे दिया जाता था सैनिकों के टोली को, से आप वहां जाके, जो सैनिक अधिकारी था उसको, सैनिक के अधिकारी को गांव दे दिया जाता था कि आप वहां जाके और वहां से माल गुजारी कीजिए और क्या कीजिए, वहां से पैसा इकट्ठा कीजिए। तो देखिए आराम तो सब चाहता है, तो जो अधिकारी थे वो बिचौलिया रख लेते थे, वो आराम से अपना सोए रहते थे और बिचौलिया रख देते थे कि आप तुम वहां जाओ और वहां से धन लूट के लाओ और हमको तुम अपना हिस्सा कुछ ले लो और हमको दे दो। ओके, तो इससे क्या हो जाता है कि मतलब जो मतलब जो वहाँ का एरिया होता है, मतलब पूरा एकदम जो किसान है पूरा परेशान हो जाता है, जो एरिया का किसान था वो पूरा परेशान हो जाता है। ओके, और भ्रष्टाचार बढ़ गया। और आपको तो पता है ना सैनिक सैनिक में क्या था कि मतलब फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1,80,000 दास थे, 1,80,000 गुलाम रखता था फिरोज शाह तुगलक। तो क्या था कि सैनिक गुलाम को भी बना देता था। तो भाई सैनिक को यदि आप सही से प्रशिक्षण नहीं दीजिएगा तो क्या आपका सैन्य विभाग जो है मजबूत होगा, नहीं ना होगा। तो सैन्य विभाग जो है क्या हो जाता है, कमजोर भी पड़ जाता है। और सैन्य विभाग का अधिकारी घर कहाँ था, अपना घर पे सोया रहता था और बिचलिया को भेज देता था कि आप वहाँ से मालगुजारी लेके आओ हमको पैसा दे दो। ओके, और सैनिक जो सैन्य व्यवस्था है उस पर अधिकारी ध्यान नहीं देता था, तो सैन्य व्यवस्था क्या हो गया, विफल हो गया, मतलब ढीला पड़ गया था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। चलिए अब देखते हैं उसने हिंदुओं को क्या कहा, जिम्मी कहा। जिम्मी मतलब आप जानते हैं ना, जिम्मी मतलब होता है जो इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने वाला हो। इस्लाम धर्म को जो स्वीकार नहीं करता था, हिंदू हिंदू जो है इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करता था, तो उसको क्या कहा, जिम्मी कहा। और जजिया कर भी लगा दिया किस पे, ब्राह्मण पर। देखिए फ्रेंड्स, आपको हम जब भारत पर अरबों का आक्रमण बताया था उसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताए हैं, तो वो वीडियो आप देखिए, उसमें हम जजिया कर के बारे में बता दिए हैं। क्या है कि इस वीडियो में भी बताएंगे जजिया कर के बारे में, तो लेक्चर हो जाएगा लंबा। ओके, तो एक चीज़ को हम बार बार बताते रहे हर एक क्लास में, तो ऐसा संभव है नहीं, ना संभव है। जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं तो वो तो बोरिंग फील कर जाएंगे। तो जजिया कर के बारे में आप जान लीजिए।
मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। और आपको बता दें सबसे उसको ख़त्म कौन किया था, जो उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो ख़त्म किया था। और दिल्ली सल्तनत के 2 सुल्तान जो है जजिया कर लगाया था। कौन कौन था, एक जो था फिरोज शाह तुगलक था, और एक जो लोधी वंश का सिकंदर लोधी, उसके बारे में बताएंगे। ओके, इतना समझ गए। लेकिन जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, तो आपको तो उसमें भी बताया थे, ब्राह्मण जो है विद्रोह कर देता है, वो जजिया कर नहीं देता है। जजिया कर मैं ब्राह्मण ब्राह्मण तो कभी भी वो कर नहीं दिया है, ब्राह्मण कर नहीं देता, मैं कर दूंगा नहीं। तो इससे क्या होता है कि ये विद्रोह कर देता है। तो दिल्ली की जनता जो है वो बोलता है कि मैं ब्राह्मण के जगह पर जितना भी कर हो हम सभी इकट्ठा करके आपको दे देंगे। इतना समझ गए। तो चलिए, उसने इस्लामिक राज्य की स्थापना किया। किसका, देखिए इस्लामिक राज्य, खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति लिया था। ओके, और हिंदुओं को क्या बोलता था, जिम्मी बोलता था। तो वो क्या, जो इस्लामिक राज्य है उसकी स्थापना किया। ओके, इतना समझ गया। चलिए आगे आते हैं। देखिए, फिरोज शाह तुगलक को लोक निर्माण कार्य के लिए जो सल्तनत काल का है, क्या बोला जाता है, कल्याणकारी शासक कहा जाता है। सल्तनत काल का कल्याणकारी शासक, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सल्तनत काल का कल्याणकारी शासक किसे कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को। ओके, उसके बाद देखिए, उसने हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद आदि शहरों को बसाया। और उसके बारे में बोला जाता है कि इस तरह उसने 300 नगर को और बसाया। देखिए वो उकोक्ति भी हो सकता है, उकोक्ति मतलब क्या होता है, मतलब कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन लोग उसके बारे में, जो लेखक उस समय के था वो लिखता है कि उसने 300 नगरों को भी बसाया। और दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला जो है ना स्टेडियम बसाया था। ओके, इतना समझ गए ना आप। चलिए, फिरोज शाह कोटला शहर बसाया था। चलिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में और देख लीजिए। देखिए, जो 24 करों को, देखिए उसने 24 करों को समाप्त कर दिया। कितना कर को, 24 करों को समाप्त कर दिया। तो 24 कर को समाप्त कर दिया, और 4 कर ही लेता था। कितना, 4 कर ही लेता था। तो देखिए 24 करों को समाप्त कर दिया, 4 कर लेता था। तो 4 कर में क्या क्या था, देखिए ये पहला कर था खम्स। खम्स मतलब क्या था, खम्स मतलब होता है जो, जैसे में जो उसका सैनिक था वो किसी शत्रु राजा पर आक्रमण कर देता है। तो राजा पर आक्रमण कर देता है, और वहाँ पे जो धन लूटता है, तो जो धन लूटता है तो उसमें से जो 5वां भाग होता है वो सुल्तान ले लेता था। युद्ध में जो लूटे गए जो 5वां भाग था उसको सुल्तान ले लेता था। तो उसको क्या बोलते हैं, खम्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद आप खराज के बारे में देखिए। खराज क्या था, देखिए खराज जो है एक तरह का लगान था। खराज क्या था, एक तरह का लगान था। खराज लगान था, जो कि मुसलमान से, जो गैर मुसलमान था, गैर मुसलमान मतलब क्या, हिंदू, गैर मुसलमान मतलब हिंदू, तो गैर मुसलमान से लिया जाता था। तो खराज का मतलब आप समझ गए। तीसरा देखिए, तीसरा है जजिया कर। तो जजिया कर ब्राह्मण से लिया जाता था, आपको तो हम अभी जजिया कर बारे में बता दिए हैं। चलिए, चौथा चौथा है जकात। जकात क्या है, देखिए जकात है जो एक प्रकार का कर था। यदि कोई धनवान मुसलमान है, तो धनवान मुसलमान है तो एक साल में जितना रुपया वो कमाए, क्या, एक साल में जितना भी धन वो इकट्ठा करता है, जितना रुपया होता है, तो उसका 2.5% जो रुपया है फिरोज शाह तुगलक उससे ले लेता था। जकात के कर के रूप में, जकात कर के रूप में फिरोज शाह तुगलक जो था 2.5% रुपया ले लेता था। क्यों लेता था, तो वो बोलता था कि जो गरीब लोगों है तो गरीब लोगों की हम मदद करेंगे। तो सुल्तान की बात तो आपको बोलना ही, मतलब मानना ही पड़ेगा। तो 4 कर लगाया, कौन कौन, खम्स हो गया, खराज हो गया, जजिया हो गया, और जकात हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए आपको बता दें, उसके समय की घटना देख लीजिए। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, वीवीआई क्वेश्चन है। जो अशोक का स्तंभ लेख है वो दिल्ली लाया, कहाँ से लाया था, देखिए खिजराबाद। खिजराबाद कहाँ है, टोपरा गांव। टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के जो स्तंभ लेख था उसको दिल्ली में स्थापित करवाया। तो इसके बारे में इतना समझ गए। चलिए और देखते हैं हम। उसके बाद देखिए इसके द्वारा विभाग भी बनाया गया। तो विभाग के बारे में कुछ जान लीजिए, है कि नहीं। विभाग से बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं 4 ऑप्शन दे देगा, सूची 1 सूची 2, और सूची 1 को सूची 2 से बोलेगा आपको मिलाओ। जब आप जानेंगे नहीं तो कैसे होगा, देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, जब दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन करेंगे, तो सूची 1 सूची 2 वाला भी लाएंगे। तो क्या है कि आपको
ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। जब आप एग्जाम दीजिएगा ना, जितना एग्जाम दीजिएगा तो उतना आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा और ऑप्शन एलिमिनेट करने का आप सीख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन एलिमिनेशन जो होता है एग्जाम में बहुत बड़ा तीर होता है। लोग बोलता है तुक्का, नहीं नहीं नहीं, तुक्का किसको बोलते हैं? ऑप्शन एलिमिनेट को बोलते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करना आप सीख गए तो आप मतलब कम से कम 30% क्वेश्चन कर लीजिएगा एग्जाम में, जो क्वेश्चन जो आपको डाउट होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आते हैं, पहले हम 1 मिनट रुकिए, इसको सही कर लेते हैं। देखिए, दीवान ए खैरात, तो दीवान ए खैरात क्या था? दीवान ए खैरात, तो दीवान ए खैरात क्या था? देखिए, वो जो अनाथों एवं महिलाओं की देखभाल के लिए जो आर्थिक सहायता दिया जाता था, अनाथों एवं जो विधवा महिला थी, ओके, उसकी देखभाल के लिए जो आर्थिक सहायता दिया जाता था, उसे उसका जो एक विभाग बनाया, दीवान ए खैरात बनाया। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए दारुल सफा, तो दारुल सफा क्या था? देखिए, दारुल सफा, दारुल सफा मतलब क्या था? मतलब जो गरीब था उसका मुफ्त इलाज होता था वहाँ। जो खैराती अस्पताल गरीबों का मुफ्त इलाज करते थे। तो गरीबों का मुफ्त इलाज कहाँ किया जाता था? एक अस्पताल बनाया था फिरोज शाह तुगलक, उसका नाम क्या था? विभाग का नाम था दारुल सफा। ओके, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए दीवान ए बंदगान, देखिए दास का एक क्या था? जो दास विभाग था, मतलब गुलाम विभाग बोलिए, मतलब दास विभाग बोलिए या गुलाम विभाग बोलिए, तो वो क्या था? एक विभाग था, दीवाने बंदगान। और हम आपको पीछे ही बता दिए हैं, उसके दरबार में 1,80,000 गुलाम रहते थे। 1,80,000 गुलाम, समझ आइए आप, 1,80,000 गुलाम। वो क्या करता था? देखिए, जब सेनापति युद्ध में जाता था ना, तो बोलता था कि जब कोई भी क्षेत्र तुम जीतो तो वहाँ का जितना भी लड़का हो, सुंदर लड़का हो, उसके बाद शक्तिशाली लड़का हो, तो सबको आपको लेके आना है और उसको हम जो कोई प्रशिक्षण कार्य में लगा देंगे। जैसे बढ़ईगिरी हो गया, वास्तुकार हो गया, चाहे कोई चीज़ हो गया, जैसे में खाना बनाना हो गया, घोड़े की रखवाली करना है ना, ये सब कार्य में वो लगा लेता था, अपनी सेवा में लगा लेता था। तो वो दास को इसीलिए रखता था। तो 1,80,000 सबसे ज्यादा दास, समझ आइए कौन रखा था? तो फिरोज शाह तुगलक। ओके, उसके बाद देखिए आरसी मजूमदार ने उसे सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब का क्या बताया? परगामी बताया। क्यों बताया? देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ? आप सोचिएगा कि सर ये लिखवा दिए, इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, जब हम आधुनिक भारत पढ़ाएंगे तो आपको हम आरसी मजूमदार के बारे में आपको क्या करेंगे? बताएंगे। तो चलिए, सिकंदर लोदी और औरंगजेब का जो है परगामी क्यों बताया? देखिए, जजिया कर कौन लाया था? जजिया कर आपको लाया था मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन दिल्ली सल्तनत में लाया आपको कौन? दिल्ली सल्तनत में लाया जो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लाया। फिर उसके बाद जजिया कर को फिर लाया कौन? सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का शासक था, सिकंदर लोदी लाता है। उसके बाद फिर जजिया कर को मतलब समाप्त कौन कर देता है? अकबर समाप्त कर देता है, लेकिन फिर लागू कर देता है और फिर समाप्त कर देता है। ओके, ये था। लेकिन औरंगजेब जो है जजिया कर लगा दिया था। ओके, इतना समझ गया आप? तो इसीलिए उसको सिकंदर लोदी और औरंगजेब का परगामी बताया। ये डाउट क्लियर हो गया? चलिए, फिरोज शाह तुगलक जो था, पहला मुसलमान था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत में पहला मुसलमान था, मुसलमान शासक था, जिसने मतलब राज्य में कितना रुपया, मतलब जिस तरह जीडीपी जानते हैं ना आप, तो उसी तरह वहाँ पे है कि कितना आमदनी लोग कमाया, कितना धन इकट्ठा हुआ, तो उसका क्या है? एक ब्यौरा बनाकर हमको दो कि कितना आमदनी मेरे राज्य में आया है। तो इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, उसने संसगानी नाम का एक सिक्का चलवाया। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ये सिक्का से बहुत क्वेश्चन पूछता है। सिक्का का अर्थ, सिक्का का मतलब आप समझते हैं? देखिए, सिक्का इसलिए, जैसे में अभी भी कोई जो आर्कियोलॉजी होते हैं, यदि सिक्का का खोज करते हैं, इतिहासकार होते हैं, तो सिक्का से क्या पता चलता है? उस समय के शासन काल में कौन राजा था, ओके, क्या चिन्ह का उस पे, क्या चीज का चिन्ह था। जब हम आपको प्राचीन भारत बताएंगे ना, तो उसमें आपको हम सिक्का का महत्व बता देंगे। तो सिक्का जरूरी था, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने संसगानी नाम का सिक्का चलवाया था? कौन चलवाया था? फिरोज शाह तुगलक। कौन? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, संसगानी सिक्का, संसगानी जो सिक्का है फिरोज शाह तुगलक चलवाता है। उस पे वो अपना
अपना नाम और अपने पुत्र का नाम लिखवाता है, किस पे अंकित करवाता है, किस पे, संसगानी सिक्का पर अपना नाम और अपने पुत्र का नाम अंकित करवाता है। उसके बाद एक और सिक्का चलवाता है, तो एक और सिक्का चलवाता है, उसमें वो खलीफा का नाम अंकित करवाता है। ओके, उलेमा वर्ग के खुश करने के लिए। तो जो संस्गानी सिक्का चलवाया था उस पर अपना नाम और अपने पुत्र का नाम, लेकिन फिर वो उलेमा वर्ग मतलब जो ऊंचे मुसलमान थे और सूफी संत थे उसको खुश करने के लिए, क्योंकि उसी के अनुसार शासन चलाता था और उलेमा वर्ग को ज़्यादा जो शासन में ज़्यादा महत्व देता था फिरोज शाह तुगलक, तो इसीलिए सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए इलियट और एल्फिंस्टन जो दो व्यक्ति था उसके शासनकाल को सल्तनत युग का अकबर कहा। अब देखिए सल्तनत युग का अकबर कहा, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। किसको? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। और किसने कहा था? इलियट एवं एल्फिंस्टन ने कहा था। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए, देखिए ये थोड़ा क्या है कि टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, हक ए सर्व बोलिए। क्या? हक ए सर्व। जो हक ए सर्व है, जो एक सिंचाई कर लगाया। हक ए जो कर है, जो एक सिंचाई कर लगवाया, जो उपज का 1/10 भाग लेता था। ओके, समझ गए? इतना आप समझ गए इसके बारे में। चलिए, और आपको बता दें, आपको मलिक गाजी शाहना के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ देता। किसके दरबार में रहता था? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में मलिक गाजी शाहना रहता था, जो कि मुख्य वास्तुकार था। इसके बारे में भी बरनी, बदायूनी, सरहिंदी सब के बारे में जब हम आपको सल्तनत काल में के बाद जब लेक्चर लाएंगे ना साहित्य में, तब आपको बता देंगे, सब के बारे में बताएंगे। तो उसका मुख्य वास्तुकार कौन था? मलिक गाजी शाहना। इतना समझ गए फ्रेंड? चलिए आते हैं। उसके बाद ये तो बता दिए। चलिए 2 बार पीडीएफ आ गया था। उसके बाद देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का एक पहला सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखा। कौन? अपनी आत्मकथा लिखा। कौन? फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात फतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखा? तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा। ओके, उसके बाद देखिए बरनी का नाम तो आपको हम बता दिए हैं। बरनी, बरनी के बारे में आपको पता है ना, फिर बताएंगे आपको लास्ट में। देखिए तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहाँ जो जहांदारी है किसके द्वारा लिखा गया? तो बरनी के द्वारा लिखा गया। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये सब क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब सूची 1 सूची 2 में, जैसे बीपीएससी का परीक्षा दे दीजिएगा ना, तो उसमें सूची 1 और सूची 2 का क्वेश्चन बहुत आता है। या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आता है। तो ये एग्जाम ये मत बोलिएगा कि सर नहीं है ये बीपीएससी के लिए है, एसएससी के लिए। आपको तो बता देना, मध्यकालीन भारत का जो भी मध्यकालीन भारत का इतिहास जिस सिलेबस में हो वो आपको वो उसमें पूछा जाएगा। देखिए दिल्ली सल्तनत तो सब उसी में आता है ना, 5 वंश तो उसी में पढ़ना पड़ता है। यदि मध्यकालीन भारत में आएगा तो आपको 5 वंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना है, सही से पढ़ लीजिए और पेन डाउन कर लीजिए। ओके, 4 बार 5 बार देख लीजिए तो आपको क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको दिल्ली सल्तनत अच्छी तरह याद आ जाएगा। ओके, और कमेंट भी जरूर कीजिए सर कितना सुंदर बताते हैं, क्या नहीं बताते हैं, ये सब बताइए हमको। उसके बाद देखिए तारीख है फिरोज शाही और फतवा जहांदारी जो है किसके द्वारा लिखा गया? बरनी के द्वारा लिखा गया। ओके, उसके बाद देखिए क्या होता है, 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की 80 वर्ष की उम्र से ज़्यादा हो गया था, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए उसके बारे में बोला गया था कि जैसे में उसका 2 पुत्र का मृत्यु मतलब वह जो 3-4 साल के गैप में ही हो गया था। तो 2 पुत्र का उसका एक आकस्मिक मृत्यु हो गया। तो उससे क्या होता है कि जो सुल्तान था वो बहुत दुखी हो गया था। लास्ट जो उसका जीवन था वो बहुत दुखमय वियोग में, पुत्र वियोग में मतलब बीता था। तो 1388 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1388 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो 1388 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखिए आपको बता दें, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए नसीरुद्दीन मसूद शाह। तो नसीरुद्दीन मसूद शाह शासक कब बन जाता है? देखिए उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि मतलब दिल्ली सल्तनत में मतलब क्या होता है, सुल्तान बनने के लिए वो मतलब लड़ते रहता है सब। तो अगला जो फिरोज शाह तुगलक के बाद अगला जो शासक बनता है नसीरुद्दीन मसूद शाह बनता है। कब? देखिए ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक बोलिए, ये 1300 कब? जब उसका मृत्यु हुआ था 88 में। और कब तक? देखिए 1412 ईस्वी तक वो शासक रहता है। और 1398 में ही तैमूर लंग का आक्रमण हो जाता है। तैमूर लंग का आक्रमण हो जाता है तब उसका विनाश हो जाता है। मतलब क्या, जो आपको, चलिए अभी हम बताते हैं, रुक जाइए 1 मिनट।
देखिए नसीरुद्दीन मसूद शाह, ओके। देखिए उसके शासनकाल में दक्षिण भारत, बंगाल, खानदेश, गुजरात, मालवा और राजस्थान सब स्वतंत्र हो जाते हैं, ओके। उसके शासनकाल में दक्षिण भारत, बंगाल, खानदेश, गुजरात, मालवा, राजस्थान सब स्वतंत्र हो जाते हैं। देखिए राजस्थान में आपको पता है ना, मेवाड़, मारवाड़, चौहान वंश ये सब शक्तिशाली हो जाते हैं उधर, ओके। तो राजस्थान वाला जो स्टूडेंट हो गए वो तो आप जानते ही होंगे, ओके। तो कौन, राणा कुंभा, राणा सांगार, उसके बाद राणा प्रताप, तो ये सब तो जानते होंगे। जब राजपूत शासनकाल पढ़ाएंगे तो आपको ये सब बताएंगे। और मेवाड़, जो मेवाड़ शासन है तो उसके बारे में जो राजस्थान वाले जो स्टूडेंट है उनको पूरा पढ़ना पड़ता है, ओके। तो चलिए उसके बाद जो नसीरुद्दीन मसूद तुगलक जो है पालम को राजधानी बनाया। और उसके शासनकाल में बोला जाता है कि जो मतलब जो दिल्ली सल्तनत का जो शासन था दिल्ली से पालम तक ही रह गया। कहाँ से? दिल्ली से पालम तक ही रह गया, ओके। उसके बाद देखिए उसका एक घटना बताते हैं। 1398 ईस्वी की बात है। कब? 1398 ईस्वी में तैमूरलंग का आक्रमण हो जाता है। कब? 1398 ईस्वी में। तो तैमूरलंग के बारे में देखिए आप लोग बचपन में एक हिंदी के पुस्तक में एक तैमूरलंग के बारे में एक क्वेश्चन, मतलब एक कहानी था वो पढ़ना पड़ता था, ओके। तो तैमूरलंग के बारे में आप तो जानते ही होंगे। तो वो जो था जो मंगोल के चंगेज खान का वंशज अपने आप को बताता था, मतलब उसके वंश का बताता था, ओके, तैमूरलंग। तो तैमूरलंग का नाम तैमूरलंग क्यों पड़ा था? देखिए एक पैर से वो क्या था, लंग रहा था। क्या? एक पैर से वो लंग रहा था, इसीलिए उसका नाम पड़ा था क्या, तैमूरलंग पड़ा था, ओके। तो देखिए तैमूरलंग जो है दिल्ली में 15 दिन तक रुकता है। 15 दिन तक रुकता है दिल्ली में और पूरा एकदम कत्लेआम करवा देता है। क्या? कत्लेआम करवा देता है। और कितना जो लोगों है, युवा है, उसको अपने यहाँ ले जाता है। और वहाँ जो है जो वास्तुकार का काम करवा देता है। मतलब जो मतलब वो मंगोल ले गया, ईरान ले गया, सीरिया ले गया, जहाँ ले गया तो उधर ले जाके वो क्या कर देता है, वो जो वास्तुकार यहाँ पे जो वास्तुकार बनाने वाले थे, मतलब घर बनाने वाले थे, वो घर बनवाए, महल बनवाए। उसके बाद जो खेती करने वाले थे उससे कृषि करवाएं। उसके बाद सैनिक ले गए, ओके। उसके बाद बढ़ई को ले गए। तो सबको अपने पास ले गए। कौन ले गया? कौन? तैमूर लंग ले गया। तो 15 दिन दिल्ली में रुका। और उसका जो एक सहयोगी था उसका नाम था खिर्ज खा। तो खिर्ज खा जो है तैमूर लंग का मतलब बहुत ज़्यादा सेवा किया। क्या? तैमूर लंग का बहुत ज़्यादा सेवा किया। तो इससे क्या होता है, तैमूर लंग खुश हो जाता है। और उसको जो वो जितना भी भारत में विजित क्षेत्र था, मतलब विजित जो क्षेत्र वो जीता था, उसको वहाँ का गवर्नर बना देता है। क्या? गवर्नर मतलब राज्यपाल हिंदी में बोलते हैं, गवर्नर बना देता है, ओके। और खिर्ज खा जो है किसी तरह शासन करते रहता है। और उसका ध्यान कहाँ रहता है? दिल्ली सल्तनत पे ध्यान रहता है। तो देखिए एक घटना है 1412 ईस्वी का। तो 1412 ईस्वी में जो नसीरुद्दीन मसूद तुगलक है उसकी मृत्यु हो जाती है 1412 ईस्वी में। 1412 ईस्वी में जो नसीरुद्दीन मसूद तुगलक का मृत्यु हो जाता है। और जो खिर्ज खा है वो सैयद वंश का स्थापना कर देता है। तो चौथा वंश कौन था? चौथा वंश है दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश। तो अगला वीडियो आएगा आपको सैयद वंश के बारे में, ओके। तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया ना? तो तुगलक वंश के बारे में यही था। तो आपको क्या करना है, सही से इसको देखिए और पेन डाउन कर लीजिए, 4-5 बार इसको देखिए, नोट बना लीजिए अच्छा से, 4-5 बार देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। तो जो मध्यकालीन भारत का पिछला वीडियो भी देखिए और ये भी देखिए। और जीके जो डीआरडीओ की तरफ से जो सीरीज चलाया अभी जा रहा है जीके जीएस का, वो आते रहेगा, रीजनिंग का भी आते रहेगा और इंग्लिश का भी लेक्चर जल्द ही आ जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी लिखिए किस तरह पढ़ाएं और कौन सा टॉपिक नहीं बताया। तो टॉपिक लिख दीजिए तो अगला टॉपिक में आपको हम डिस्कस कर देंगे, ओके फ्रेंड। तो थैंक यू।